श्री गुरुभ्यो नमः। विगत 3 दिवसों से चल रहे 15 दिवसीय रमल ज्योतिष प्रशिक्षण में आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज कक्षा का तृतीय दिवस है। विषय विशेषज्ञ के रूप में आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव राव चौरे सर उपस्थित हैं। आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। जो भी फल कथन होता है 16 आकृतियों के आधार पर होता है। उन 16 आकृतियों के आधार पर फल कथन के सूर्य अलग अलग बनता है। इनके क्रम को पंक्ति बोलते हैं। यानी हैं 16 आकृतियाँ ही, पर किस क्रम में लिखी जाएंगी वो क्रम का पंक्ति बनती है। इसमें हमारे यहाँ आक्रमणकारियों के पूर्व में 374 प्रकार की आकृतियाँ थी, पंक्तियाँ थी, जो सिर्फ 7 या उपलब्ध है, बाकी सब नष्ट हो चुकी हैं। उसमें 4 महत्व की हैं और 4 महत्व के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहली पंक्ति जिस शास्त्र की रीढ़ की हड्डी कही जाती है उसको शकुन पंक्ति बोलते हैं। दूसरी अबधा पंक्ति, अबदह। अबदह का अर्थ कुछ नहीं है, सिर्फ पंक्ति के निर्माण के एक नाम दे दिया है। जैसे के नाम पिंकू टिंकू फिंकू भी उसे रख देते हैं, उसका अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन उसको पकाने के नाम है। तो एक है अबधा पंक्ति, पहले सबसे पहली है शकुन पंक्ति। याद कर लीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। तो सबसे पहली है शकुन पंक्ति, ये इसकी रीढ़ की हड्डी कही जाती है। दूसरे क्रम की है अवदह पंक्ति, तीसरे क्रम की विजयदह पंक्ति और चौथे क्रम की सोपान पंक्ति। सोपान पंक्ति में आकृतियाँ वही की वही हैं, सिर्फ उनके क्रम में अंतर है, उनका उपयोग का अंतर है। तो आज मैं अवदह पंक्ति आपको बताने वाला हूँ। अवदह पंक्ति किस प्रकार से बनाई जाती है, उसमें इन 16 आकृतियों का क्रम क्या होगा, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इसमें हमेशा 4 घर होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। अग्नि तत्व की जगह बिंदु है तो वो अग्नि तत्व का बिंदु कहा जाएगा। वायु तत्व का बिंदु है तो वायु तत्व का बिंदु कहा जाएगा। लेकिन वहाँ यदि रेखा है तो उसको वायु तत्व की या अग्नि तत्व की रेखा नहीं कहेंगे। रमल शास्त्र में जो भी महत्व है सिर्फ बिंदु का महत्व है, बाकी किसी का महत्व नहीं है। तो इनमें जो अग्नि तत्व के जगह बिंदु है उसके अंक दे दिए हैं। वायु तत्व के जगह बिंदु है उसका अंक है, जल तत्व के जगह बिंदु है उसका अंक है, और पृथ्वी तत्व के जगह बिंदु उसका अंक अलग है। इसको आप सुनिए, इसको ध्यान से रखिए। यदि अंक गलत हो गया तो फल कथन गलत हो जाएगा। अग्नि तत्व का जगह बिंदु है उसका अंक आएगा 1, वायु तत्व की जगह जब बिंदु है उसका अंक आएगा 2, जल तत्व के जगह बिंदु है उसका अंक आएगा 4, और पृथ्वी तक की जगह बिंदु है उसका अंक आएगा 8। तो 1, 2, 4, 8 के मिलान से आपको 16 आकृतियाँ बनाना है। इसमें मैं थोड़ा आपका परीक्षा लेना चाहूँगा। इसमें 3 का उपयोग नहीं, तो 3 कैसे मानोगे, कौन बताएगा? हाँ बताइए। सर अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों को मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। और 9 कैसे बनेगा? सर अपना जो पृथ्वी तत्व है और अग्नि तत्व को मिला देंगे तो 9। हाँ ठीक है, सही है। इसी प्रकार से ये तत्व बनते जाएंगे और आकृतियाँ बनती जाएगी। जैसे नंबर 1 में लय्यान आ जाएगा, यानी अग्नि तत्व का बिंदु, बाकी 3 रेखाएं हो जाएंगी। नंबर 2 में वायु तत्व जगह बिंदु होगा, बाकी 3 जगह रेखाएं आ जाएंगी। तीसरे क्रम पे कहा आएगा अग्नि तत्व वायु तत्व, तो 2 जगह बिंदु हो जाएंगे, बाकी नीचे 2 रेखाएं हो जाएंगी। ये 3 हो गया। 4 जो जल तत्व का बिंदु है वो उसका अंक 4 है ही ऑलरेडी, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगी। फिर 5, 4 और 1 को मिलाएंगे, मतलब अग्नि तत्व और जल तत्व की जगह बिंदु होंगे, बाकी 2 जगह रेखाएं होंगी, ये 5वें क्रम की हो जाएगी। छठे क्रम का होगा 4 और 6, मतलब वायु तत्व और जल तत्व के बिंदु होंगे, बाकी 2 जगह रेखाएं हो जाएंगी, ये छठे क्रम की हो जाएगी। 7वें क्रम की आकृति कैसी होगी? तीनों ऊपर के जो है वहाँ बिंदु होंगे, पृथ्वी तत्व जगह रेखा हो जाएगी। ये 7वां। 8वां 8 है ही पृथ्वी तत्व का। मैं जो बोल रहा हूँ किसी शंका हो तो बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। अब 9 कैसा होगा? पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व को मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। पृथ्वी तत्व और वायु तत्व को मिलाएंगे 10 हो जाएगा। अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व मिलाएंगे 11 हो जाएगा। जल तत्व और वायु पृथ्वी तत्व मिलाएंगे 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 16 आकृतियाँ बन जाती हैं, ये प्रकार से। अब अबधा पंक्ति में आपको किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार से यदि आप मिलाते जाएंगे तो अबधा पंक्ति पूरी बन जाएगी।
आपदा पंक्ति बनाना है, शकुन पंक्ति की क्रम अलग है, वो लय्यान कब्जे दाखिल कब्जे खाई जमा थारा उकड़ा अंकिश के हिसाब से, और इसमें बिंदु के स्थान के हिसाब से आपदा पंक्ति बनती है। आपदा पंक्ति का उपयोग क्या है इसको समझ लीजिए। आपदा पंक्ति का उपयोग गुप्त रूप से क्या कार्य होने वाला है ये उसके लिए है। तो आपदा पंक्ति में गुप्त रूप से कार्य कैसा होगा, जैसे आप अपने बच्चों की शादी के बारे में चिंतित थे तो आप तो प्रयत्न कर रहे हैं और पारिवारिक उन्होंने या तो लव मैरिज कर लिया, ये उसके काका मामा बाबा चाचा उन्होंने तय कर दिया, ये कहते हैं गुप्त रूप से होने वाला है। आपका प्रमोशन होना है आपको पता ही नहीं, आपको डिमोशन होना है आपको पता ही नहीं, ये उसके आप गुप्त रूप से होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये गुप्त रूप से किस प्रकार से करना, इतना समझ में आ गया। तो पहले सबसे पहले आप प्रश्न डालिए, आप पासे डालिए, आकृति बना लीजिए, उसके नीचे ठीक उसी क्रम में आपदा पंक्ति को लिख दीजिए। आप सबसे पहले लय्यान है, आपदा पंक्ति में सबसे पहले लय्यान है, उसमें दूसरे क्रम में कब्जुल दाखिल है, इसमें दूसरे क्रम पे कौन सी आएगी, वायु तत्व की आकृति आ जाएगी। तो इस प्रकार से उनको एक के नीचे एक लिखते चले जाइए और फिर उनका गुणा करिए, तो नीचे जो फलित आएगा वो गुप्त रूप से बंद कर दीजिए उसको। आप सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, ईसाई रूप से स्टॉप कर दीजिए उसको। वीडियो में काम करने के लिए तो उस प्रकार से जब हम गुणा करें, गुणा करने बता दिया, ऊपर की आकृति प्रश्न कुंडली की रहेगी, नीचे की आकृति आपदा पंक्ति की होगी, इन दोनों को मिलाकर देखिए नीचे जो आकृति आएगी। इस प्रकार से आपके प्रश्न भाव का जो आकृति वहां आएगी वो गुप्त रूप से कार्य होने वाली आकृति रहेगी, वो उस प्रकार से होगा। अब मैं बताऊं आपको, जैसे आप अपने बच्चे की शादी के बारे में चिंतित थे तो शादी के लिए कौन सा भाव देखते हैं, सातवां भाव। तो सातवें भाव की आकृति जो है इन दोनों के गुणनफल से जहां होगा, यदि उसमें है उनके 16 पंक्ति जोड़ में, तो समझ लो कि गुप्त रूप से कोई होने वाला है, और यदि नहीं है तो गुप्त रूप से कोई कार्य होने वाला नहीं। जैसा आप करेंगे वैसे ही उनके शादी ब्याह होंगे। या आप नौकरी के लिए हैं, तो ट्राई कर रहे हैं, आपको देखते आप तो इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, लेकिन गुप्त रूप से कोई आपकी मदद कर रहा है तो 10 से 11वें भाव से हो जाएगा। यदि वो आकृति 11वें भाव की आकृति, प्रश्न भाव की आकृति, ये इनके दोनों के गुणनफल से यदि है तो वहां पर आपका गुप्त रूप से कार्य हो रहा है। फिर कौन कार्य कर रहा है, ये 16 आकृति को 16 आकृति की रिश्तेदारी मैंने पहले आपको बता दी, और न बताई हो तो मैं आपको फिर से इससे आपको बता देता हूँ। गुप्त रूप से कौन कर रहा है, ये मैंने रिश्तेदारी का चार्ट आपके फ्लैश किया, मैंने देख लीजिए उसमें। तो जिस भाव में जाएगा उस भाव का व्यक्ति आपका गुप्त रूप से कार्य कर रहा है, चाहे आपके फेवर में कर रहा हो चाहे आपके अगेंस्ट में कर रहा हो, वो इस प्रकार से उसका वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार देख लीजिए कि गुप्त रूप से कौन आपके पक्ष में काम कर रहा है, कौन आपके विपक्ष में कार्य कर रहा है। ये रिश्तेदारी आपको बराबर हमेशा याद रखना पड़ेगा। किसी भी भाव को लग्न मान करके देखिए तो वही नंबर पे आ जाएगा। कि आपदा पंक्ति का दूसरा उपयोग है सोपान पंक्ति बनती है। सोपान पंक्ति का उपयोग जब हम बिंदु चालन पद्धति अपनाते हैं, लग्न भाव जानने के लिए या कार्यभाव जानने के लिए, उस सोपान पंक्ति का उपयोग किया जाता है। तो सोपान पंक्ति आपदा पंक्ति से कैसे बनेगी, थोड़ा समझ लीजिए। जो 16 आकृतियां हैं, किसी में 1 बिंदु है, किसी में 2 बिंदु है, किसी में 3 बिंदु है, किसी में 4 बिंदु है। तो इनके कारण हर तत्व का, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, एक 8-8 आकृतियां बनेगी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि यदि 4 प्रकार की आकृति 8-8 है तो 32 हो जाती, जब आकृतियां 16 है तो इसे कैसे हो गया। वो इसलिए हो जाता है, किसी आकृति में 1 बिंदु है, किसी में 2 बिंदु है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। जैसे 2 बिंदु है वो 2 जगह आएगा, 3 जगह 3 बिंदु तीनों तत्वों में आ जाएगा, जैसे 4 बिंदु चारों तत्वों में आ जाएगा। तो जो 4 आखिरी जो होता है आकृति है उसमें 4 बिंदु है, तो ये आकृति चारों तत्व में आ जाएगी और चारों तत्व में उसकी गिनती हो जाएगी। वो अग्नि तत्व में भी रहेगी, वायु तत्व में रहेगी, जल तत्व में रहेगी, वायु तत्व रहेगी। अब इसको कैसे सोपान पंक्ति कैसे बनाते हैं, आप पहले लिख लीजिए अग्नि तत्व और सोपान पंक्ति बना लीजिए। अब देखिए कि उसमें अग्नि तत्व के जो बिंदु कितने आकृति में हैं। तो सबसे पहले लय्यान आएगा, शकुन पंक्ति के लय्यान, उसमें अग्नि तत्व है। उसके बाद में तीसरे क्रम की है
कब्जुल खारिज, उसमें अग्नि तत्व बिंदु है। फिर 5वें क्रम का है, उसमें अग्नि तेज बिंदु है। इस प्रकार से ये 8 आकृतियां हो जाएंगी। ये पहली लाइन बन जाएगी अग्नि तत्व के 8 आकृतियां। उसके बाद उसके ठीक नीचे वायु तत्व की आकृतियां आएंगी कि वायु तत्व के बिंदु कहाँ कहाँ है, वो आकृति बन जाएगी। तो तीसरी पंक्ति में आएगा जल तत्व की आकृति बिंदु कहाँ कहाँ पर है, वो 8 हो जाएगी। और आखिरी आएगी पृथ्वी तत्व की आकृति के इसमें पृथ्वी तत्व की आकृति की स्वीकृता है। इस प्रकार से 8 आकृतियां ये भी बन जाएगी। अब जब आप बिंदु गति प्रणाली के हिसाब से आप चलेंगे तो बिंदु गति के हिसाब से जहां आपका बिंदु जाकर रुका वो इसको सोपान पंक्ति में देखना पड़ेगा ये कहाँ पर है, वो उसका लग्न कहलाएगा। लग्न बिंदु गति प्रणाली में लग्न जहां बिंदु को वो नहीं कहलाएगा, बल्कि सोपान पंक्ति पर जहां पर है वो लग्न कहलाएगा। और वहां से हम गणना करेंगे आगे कार्यभाव की आकृति का। अब इसको समझा दूं आपको, कल भेज चुके, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आकृतियां बनती हैं। अब पहले बिंदु गति से लग्न कैसे ढूंढते हैं ये बताऊं आपको। पहले बिंदु गति में हमेशा 15 घर की आकृति देखते हैं, उसमें दूसरे क्रम का बिंदु ऊपर से नीचे यदि आए तो दूसरे क्रम का बिंदु किस तत्व का है। अग्नि तत्व का तो हो नहीं सकता दूसरा क्रम, तो दूसरा क्रम का कौन सा होगा, या तो वायु तत्व का होगा, या जल तत्व का होगा, या पृथ्वी तत्व का होगा। अब यदि मान लो मैं पृथ्वी तत्व का लेता हूं, पहले पृथ्वी तत्व में बिंदु कहाँ है, चौथे क्रम के ऊपर है। अब 15 घर की आकृति के ऊपर ठीक ऊपर कौन सी आकृति है, 13वें घर की आकृति। तो ये देखेंगे 13वें घर में पृथ्वी तत्व जगह बिंदु है या नहीं है। यदि बिंदु है तो हम ऊपर चढ़ेंगे, यदि नहीं है इधर 14वें घर की तरफ जाएंगे कि उसमें है कि नहीं है। यदि उसमें भी बिंदु पृथ्वी तत्व जगह बिंदु नहीं है तो 15वां घर ही लग्न मान लिया जाएगा, ऊपर लग्न नहीं मानेंगे। ये हमारा इस प्रकार से बिंदु गति प्रणाली में। अब यदि मान लो 13वें घर में भी पृथ्वी तत्व जगह बिंदु है तो उसको ऊपर चलेंगे। तो 13वें घर के ऊपर कौन सा घर है, 9 और 10, 11 और 12, 11 12, उसमें देखो पृथ्वी जगह बिंदु है कि नहीं है। यदि नहीं है, 11 12 नहीं है यार, ऐसा क्या कर रहे हो, मेरे को बुद्धू बना रहे हो। 9 10 है यार, मेरे को डाइवर्ट तो मत करो। 9 10 है, तो 9 10 है। देखिए आप कि उसमें पृथ्वी तत्व जगह बिंदु है या नहीं है। यदि है तो हम ऊपर बढ़ेंगे, यदि नहीं है तो इधर आ जाएंगे 11 12 की तरफ। यहाँ देखेंगे कि यहाँ वो है कि नहीं है। यदि उनमें भी नहीं है तो हम वो 13वें घर को ही हम लग्न मान लेंगे। अब यदि मान लो कि 13वें घर में बिंदु है तो हम ऊपर पढ़ेंगे। तो 13वें घर के ऊपर क्या है, 1 2 3 4 के 9 10 ये आकृतियाँ हैं। तो पहले 9 10 में जाएंगे, और 9 10 में यदि है तो फिर हम 1 से 4 तक जाएंगे। तो इसमें देखना पड़ता है कि एक तो एक बिंदु वाली आकृति नहीं हो, 3 बिंदु वाली आकृति नहीं हो, और दूसरा शत्रु तत्व की नहीं हो। जैसे पृथ्वी तत्व की आकृति थी तो पृथ्वी तत्व का शत्रु कौन सा है, वायु तत्व है। तो वायु तत्व की जगह की आकृति है, यदि वायु तत्व के घर में है तो उसका शत्रु घर हो गया, हम उसको अमान्य कर देंगे। इस प्रकार से चलते चलते जो लग्न बिंदु चलेगा वो 1 से लेकर 8 तक कहीं न कहीं रुकेगा। उसमें शत्रु तत्व को छोड़ना है, उसमें 1 बिंदु आकृति को छोड़ना है, और 3 बिंदु की आकृति को छोड़ना है। इस प्रकार 3 आकृति जो होगा उसको हम लग्न मानेंगे, चाहे कोई सी भी नहीं हो। यदि उनमें इस प्रकार से नहीं मिलती 1 से 8 में बिंदु, पृथ्वी तत्व के बिंदु यदि नहीं मिलता है तो हमको जो चले थे नीचे से उसी को हमको लग्न मानना पड़ेगा। ये लग्न ढूंढने की मैंने आपको विधि बताई। इसमें किसी को शंका पूछ लीजिए अभी। समझ में नहीं आई क्या सर, एक बार बोर्ड पे क्लियर बोर्ड पे यार मेरा हाथ हिलता है। मैं आपको वैसे आप आइए, मैं बता देता कुछ बनाइए आकृति। इसमें दूसरे क्रम का बिंदु कौन से तत्व का है, वायु तत्व का है। अब यहां से अपन ऊपर चले, इसमें वायु तत्व जगह रेखा है तो ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर गए, यहाँ वायु तत्व जगह रेखा है नहीं है, बिंदु है वायु तत्व का बिंदु, तो यहां से ये ऊपर चलेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ है, तो ये यहाँ तक आया। फिर यहाँ से फिर ऊपर चले, यहाँ वायु तत्व का बाकी जगह रेखा है, ये लग्न हो गया। इतना समझ में आया? फिर से बताता हूं।
ये 15 घर की आकृति है। ये दूसरे क्रम का बिंदु वायु तत्व का है। ये 15 से 13 में आया। यहाँ वायु तत्व जगह रेखा है, बिंदु नहीं है, इसलिए हम इधर 14 में जाएंगे। यहाँ वायु तत्व जगह बिंदु है, तो यहाँ से फिर हम ऊपर चलेंगे। ऊपर इसमें वायु तत्व जगह बिंदु नहीं है, इसमें वायु तत्व जगह बिंदु है, इसलिए यहाँ से फिर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ बिंदु है, बाकी कोई बिंदु नहीं है। तो ये 8वें क्रम की आकृति है। ये बिंदु गति प्रणाली में ये लग्न कहा जाएगा। और किसी कोई शंका आगे समझे? वायु को भी लेना है, गगन को भी लेना है। हाँ जी, कौन सा लेना था? वायु का लेना है। ये वायु तत्व का बिंदु है ना, तो वायु तत्व को लेना, बाकी को नहीं लेना। रेखा हुआ तो? हाँ जी, यहाँ पे रेखा हुई तो? अब नहीं मानेंगे उसको। यदि मान लो कि यहाँ भी वायु तत्व की जगह रेखा है और यहाँ भी वायु तत्व की रेखा है, तो हम इसी को लग्न मानेंगे, है ना। हम ऊपर नहीं जाएंगे, जहाँ रुक गया बस वो आकृति लग्न कहलाएगी। कहीं भी रुके वो, कभी कभी क्या होता है कहीं भी नहीं होती, तो 15 घर पे ही आकृति जो है पहले घर की मान ली जाती है। इस प्रकार से ये 8वें रुकेगा, अंतिम जो है उनका 8 घर में कहीं नहीं रुकेगा। इसमें ध्यान रखना है कि एक बिंदु वाली आकृति को हम नहीं मानेंगे, 3 तत्व वाली बिंदु आकृति मानेंगे, और शत्रु तत्व की आकृति को भी हम नहीं मान्यता नहीं देंगे। जैसे पृथ्वी तत्व का है, पृथ्वी तत्व का शत्रु कौन सा है? वायु तत्व है। तो वायु तत्व का हमको यदि कैसी भी हो, हम उसको मान्यता नहीं देंगे, हम फिर नीचे उतर आएंगे। इस प्रकार से ये लग्न हो गया। अब सोपान पंक्ति में जो मैंने आकृति आपको बताई थी, ये 8 क्रम की आकृति बताई थी, तो वायु तत्व की है। अब सोपान पंक्ति में देखिए कि वायु तत्व में ये कौन सी क्रम की आकृति है। देखिए उसमें अपने उसमें सवाल। हाँ बोलिए। अगर ये जैसे कि कल जो हम लोगों ने कुंडली बनाई थी, हाँ उसमें अंत में 15वें खाने में जो थे वो चारों बिंदु थे। हाँ, तो वो चारों बिंदु हम फिर वायु तत्व के हिसाब से गिनेंगे या पृथ्वी तत्व के हिसाब से गिनेंगे? आपका बिंदु कौन सा चला? पृथ्वी तत्व का बिंदु चला था या वायु तत्व का चला था, जल तत्व का चला था, उसके हिसाब से है। नहीं मतलब जैसे कल जो बनाई थी, कल जो बना जो पृथ्वी तत्व की थी, आज जो आकृति बनी है उसमें दूसरे क्रम का वायु तत्व की है, और कल जो बताई थी वो पृथ्वी तत्व की थी। आकृति कौन सी बनी है? आइए यहाँ आइए, समझ लीजिए उसको। हाँ, तो जैसे यहाँ पर चारों बिंदु थे, चारों बिंदु थे। दूसरे क्रम क्या है? ये वायु तत्व की है, तो सर हमेशा दूसरे क्रम से ही गिनेंगे? दूसरे क्रम से गिनेंगे। यदि यहाँ रेखा है तो दूसरा क्रम ये हो जाएगा, यदि यहाँ 2 ऊपर रेखा तो यह आ जाएगा, यदि 3 रेखा तो यह आ जाएगा। 3 रेखा तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है। 2 बिंदु ये 2 रेखा हो गई, तो अग्नि तत्व का तो कभी दूसरा क्रम हो ही नहीं सकता। या तो दूसरे में ये होगी, ये होगी, ये होगी। इनको हम ऊपर कर देंगे। इसमें क्या दूसरे की वायु तत्व की है, यहाँ से 13वें क्रम गया, ये वायु तत्व बिंदु है। यहाँ से फिर ऊपर चले, ये यहाँ ये है वायु तत्व की, फिर यहाँ से फिर ऊपर चले, ये वायु तत्व की। जी ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा नंबर लग्न हो जाएगा। तीसरे नहीं, ये पहले ये देखो कि इसका वायु तत्व का ये जल तत्व शत्रु के मित्र है, तो ये उसका मित्र है। हाँ तो मित्र है तो फिर ये लग्न बन जाएगा। ठीक। यदि नहीं होता फिर ये लग्न बनता। यदि क्योंकि ये वायु तत्व जगह बिंदु है, यदि ये भी नहीं होता फिर ये भी 2 बिंदु वाला है, तो ये बनता। इसमें वायु तत्व जगह बिंदु। इस प्रकार से देखते हैं कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन क्या है। ठीक। अब ये आपने देख लिया कि ये जो बिंदु चला था वायु तत्व का, और 8वें घर में जाके रुका था। अब सोपान पंक्ति देखिए, सोपान पंक्ति में वायु तत्व की रेखा में, वायु तत्व के उसमें ये किस नंबर पर है आप ढूंढ के बताइए। आप सोपान पंक्ति में ये लग्न कहलाएगा। यह समझे कि वो जो आकृति थी जिसको आपने लग्न माना, सोपान पंक्ति में वायु तत्व की रेखा में वो 6ठे क्रम पर वो वायु तत्व का बिंदु है, तो ये लग्न मान लिया जाएगा। यहाँ से कार्यभाव की आकृति हम ढूंढेंगे कि हमारे कार्यभाव की आकृति है, वो सोपान पंक्ति के हिसाब से ढूंढेंगे। जैसे आपको संतान के बारे में पूछना है, संतान भाव का कौन सा होता है? 5वां घर। तो ये इसको मानेंगे, अब 6ठे घर को मानेंगे 1, 7वें घर को मानेंगे 2, 8वें घर को मानेंगे 3, वापिस फिर 1 पर आ जाएंगे। तो पहला घर हो जाएगा 4, दूसरा घर हो जाएगा 5,
तो दूसरे घर में जो आकृति है उस प्रश्न के हिसाब से हम संतान के बारे में जवाब देंगे। ये देखेंगे वो आकृति फिर इसमें कहाँ पर है, इस प्रकार से है। शकुन पंक्ति से मिलाएंगे, शकुन पंक्ति से मिलाएंगे, नहीं शकुन पंक्ति या फिर कुंडली से मिलाएंगे, कुंडली से मिलाएंगे कि वो जो हमने देखी थी आकृति वो कुंडली में किस जगह पर है, ये है। तो यदि शुभ है अशुभ है क्या है उस प्रकार से हो जाएगा। ये शुभ अशुभ स्थिर द्विस्वभाव, आगम निर्गम स्थिर और द्विस्वभाव। यहां तक का समझ आए कि आगे बढ़ो, नहीं समझ फिर से पूछ लीजिए किसके समझ नहीं आया। नहीं पूछे पूछे, आप एक नहीं 1000 सवाल पूछिए, मैं बताता जाऊंगा। ये यहाँ तक तो आ गए, बिंदु कैसे देखते हैं। पांचवा घर जो है लग्न काय से देखा, लग्न देखा आपने सोपान पंक्ति से। सोपान पंक्ति कहाँ है आपकी, ये सोपान पंक्ति बनी, हाँ ये वाली, हाँ ये हाँ, तो ये आकृति बनी थी आपकी, लग्न आया था ये तो कुंडली कर रखी चोर। हाँ ये कुंडली गलत बनी हुई है, ये किसने कब बना दी कुंडली है। ये 15वां घर कौन सा है, हाँ ये छूट गया है। हाँ, तो पहले 15 घर तो बनाइए, गलत बनाओगे तो गलत ही होगा। हाँ अब इसे 15 घर में दूसरे क्रम की आकृति कौन सी है, वायु तत्व की है। हाँ अब वायु तत्व को ऊपर बढ़ा है, इसे वायु तत्व रेखा है, तो इसको हमारे लिखे हमने, फिर इधर आया, ये वायु तत्व का बिंदु है, ठीक है। यहाँ से ऊपर चले, इसमें नहीं है, इसमें है वायु तत्व, तो यहाँ से फिर ऊपर चले तो ये है। तो ये फिर ऐसे देखो, इसमें 3 बिंदु है जिसको छोड़ा हमने, तो इसमें देखा इसमें भी नहीं है, ये आया, तो ये बन गया आपका वायु तत्व का लग्न बन गया। ये इस प्रकार से होगा, या ये बन जाएगा, इससे 3 बिंदु है, 3 बिंदु को छोड़ देंगे हम, या फिर इसको हम सोपान पंक्ति में देखेंगे। ये सोपान पंक्ति वायु तत्व की आकृति, तो ये आकृति कहाँ पर है, कहाँ है, कौन सा ढूंढा था, नहीं ये 3 वाला है, ये लग्न बनाया, नहीं ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ये बनेगा। हाँ तो ये इसमें वायु तत्व का ये है, तो ये लग्न बना। अब यहाँ से 5वां घर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये इससे हम पंचभाव संतान के बारे में बोले। फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आप समझ लीजिए कि प्रश्न कुंडली जो बनी, प्रश्न कुंडली के दूसरे क्रम की आकृति को हम गति देते हैं। तो 15 घर से ऊपर 13वां घर है, 13वें घर हम देखेंगे कि वो बिंदु उस 13वें घर में है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम 14 की तरफ जाएंगे, और 14 की तरफ भी जो बिंदु नहीं है उस आकृति में, तो हम 15 घर को ही लग्न मान लेंगे और वो लग्न से आगे बढ़ेंगे हम। और यदि 13वें घर में जिस बिंदु को हम चले थे यदि है उसमें, तो हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर 9वां 10वां घर आएगा, तो 9वें घर देखोगे है कि नहीं है। यदि नहीं है फिर इधर 11 12 में आएंगे, यदि वहाँ भी नहीं है तो हम 13वें घर को लग्न मान लेंगे। यदि 9 10 में यदि उस तत्व का बिंदु है तो हम फिर ऊपर चलेंगे, तो उसके ऊपर आ जाए 1 2 3 4 आ जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो है कि नहीं है, तो जहाँ होगा उसको हम लग्न मान लेंगे। यदि 9वें घर में वो आकृति नहीं है, तो 9 10 में नहीं है तो इधर 11 12 में आ जाएंगे, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो 5 6 7 8 में ढूंढेंगे, उसमें एक बिंदु की आकृति को छोड़ देंगे, 3 बिंदु की आकृति को छोड़ देंगे और चतुर तत्व की आकृति को छोड़ देंगे। यदि नहीं है, यदि है तो उसको हम लग्न मान लेंगे, और लग्न यदि नहीं है तो हम उसको जो नीचे उतरा था उसी को हम लग्न मान करके चलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? इस बारे में कोई शंका आपको? श्रीमान जी पीछे बैठे हो, नहीं यार आपको शंका है, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? शंका समाधान नहीं करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, और जो प्रश्न करता है तो आपको बगैर फीस दिए चला गालियां अलग देगा। क्या आया समझ में? जैसे जो घर में जैसे 15 रुपए का जो आपको पहले 15 से देखेंगे। हाँ क्या देखेंगे? 15 घर से क्या देखेंगे?
उसमें पृथ्वी तत्व है कि नहीं? कौन सा तत्व? पृथ्वी का लगने देखेंगे। पांचवें घर से लगने का आगे, अभी तो 15 घर की बात कर रहे हो आप। एक कंफ्यूज हो आप यानी शंका दूर करो, नहीं तो फल कथन गलत होगा, प्रश्नकर्ता आप पे विश्वास नहीं करेंगे। जब हम बिंदु गति प्रणाली में, इसमें फल कथन के लिए रमल शास्त्र में दो प्रणाली है, एक वैदिक पद्धति है, एक बिंदु गति प्रणाली है। वैदिक पद्धति, वैदिक पद्धति जो पहला घर लगने है, दूसरा घर इस प्रकार का, पर इसमें बिंदु गति के हिसाब से क्या होता है कि दूसरे क्रम का बिंदु, 15 घर की आकृति का दूसरे क्रम का बिंदु जहां जाकर रुकेगा वो लग्न कहलाएगा। तो 15 घर से पहले 13वें घर में जाएंगे, 13वें घर में यदि वो बिंदु है तो ठीक है, नहीं तो 14 घर में जाएंगे, 14 घर में यदि बिंदु नहीं है तो 15वां घर ही लग्न मान लिया जाएगा। यदि 13वें घर में बिंदु है तो फिर ऊपर जाएंगे, 9वें घर 10वें घर में जाएंगे। यदि वहाँ बिंदु नहीं है तो 11वें 12वें में जाएंगे। यदि वहाँ भी नहीं है तो हम 13वें घर को ही लग्न मान लेंगे। यदि है फिर हम ऊपर जो 9वें घर के ऊपर 9-10 के ऊपर जाएंगे। 9-10 के ऊपर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 है, तो उनमें ढूंढेंगे बिंदु। उसमें भी क्या है, 3 बिंदु वाली आकृति को छोड़ देंगे, 1 बिंदु वाली आकृति छोड़ देंगे, शत्रु तत्व की आकृति उसको भी हम छोड़ देंगे। यदि छोड़ने के बाद में 1 से 4 में नहीं है फिर 5 से 8 में ढूंढेंगे। यदि उसमें भी नहीं है तो हम उसी को लग्न मान लेंगे, उसे 1 से 8 तक लग्न नहीं मानेंगे। अब आए समझ में आपके? क्या समझ में आए फिर बोलिए आप। तो आपने ये बोला था कि 15 से पहले हम देखेंगे 15 में लग्न में बिंदु है कि नहीं? काय में 15 से भी हम कहते 13वां पे आप अटकते क्यों? इस पर बोला ना, गलत हो जाए सुधार दूंगा ना, घबराते काय को। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए आप। 15 लग्न में देखेंगे बिंदु है कि नहीं? कौन सा बिंदु है कि नहीं है? लग्न का बिंदु। लग्न काल से आगे, पवित्र 15 घर की बात कर रहे हो, लग्न काल से आगे। समझ नहीं आया तो पूछ लिया करो यार, गनफील मत करो आप। आपके ऊपर वो प्रश्नकर्ता आएंगे, आप अविश्वास करेंगे, फीस ही देंगे, उल्टे गालियां दे करके जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं। 15 घर का दूसरे क्रम के बिंदु को गति देते हैं, इतने समझ में आया? कोई गति दे रहे हैं, किधर जाएंगे हम? ऊपर जाएंगे। तो 15 घर के ऊपर कौन से क्रम की आकृति है? 14 कहाँ से आ गया यार? हाँ तो ऐसा बोलो ना, 13 नंबर। फिर 13 के नंबर में वो देखेंगे वो बिंदु है कि नहीं है। बिंदु देखेंगे, आकृति नहीं। तो बिंदु देखेंगे, यदि उसमें नहीं है तो फिर क्या करेंगे? उसमें नहीं है तो 9-10 में नहीं है तो 9-10 कहाँ से चले जाएंगे? यार तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो यार। ये पाठ खत्म हो जाता मेरे से पूछ रहे आपसे, बहुत कंफ्यूज हो आपको, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और सब गलत समझ रहे हो आप, तो मेरा पढ़ाना सब बेकार चला जाएगा। हाँ बाद में मिल लीजिए और समझ लीजिए उसको, और वहाँ चाहे लिख लीजिए आप कि आपकी शंका क्या है, आप गलती कहाँ कर रहे हो। और किसी कोई शंका हो? आप तो टेलीफोन सुन रहे हो। नहीं, उसको बिल्कुल भी स्टॉप कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए पहले, फिर मेरे से बात करिए आप। उसको बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, आप पूछिए। मेरा प्रश्न अग्नि में भी बंद रेखा है। हाँ जी, अग्नि तत्व में रेखा है, अग्नि तत्व की जो बिंदु है हाँ रेखा है। हाँ रेखा है, हाँ उसके नीचे भी रेखा है, हाँ उसके नीचे भी आपको बिंदु है दो, हाँ। उसमें कौन से बिंदु को अपन देंगे चाह? दूसरे क्रम का बिंदु। 15 घर में दूसरे क्रम का बिंदु जो होगा उसको गति देते हैं, बाकी को नहीं देते। अग्नि तत्व का दूसरे क्रम का हो ही नहीं सकता कभी। जैसे कि आपको ये दो ये दिया ना, तीसरे अग्नि ऊपर का छोड़ा, दूसरे क्रम का बिंदु का है? वायु तत्व का है, तो वायु तत्व को हम गति देंगे। वायु में भी नहीं है बिंदु। हाँ वायु में नहीं है बिंदु, हाँ, जल में बिंदु है। जल पे बिंदु, तो जल को ऊपर बढ़ाएंगे हम ऊपर। हाँ, और पृथ्वी का, पृथ्वी वाले होना चाहिए दूसरे क्रम का, जो भी कैसे जैसा करो। पर अग्नि तत्व का कभी दूसरे क्रम को ही नहीं सकता, कोई तो हमेशा पहला आएगा। तो दूसरे क्रम का कौन सा होगा? या तो वायु तत्व होगा, या जल तत्व होगा, या पृथ्वी तत्व का होगा। क्या? और ये 3 बिंदु हैं, तो आपके प्रश्न कुंडली गलत बनी क्या? तो बिंदु का क्रम जो है वो बिंदु के हिसाब से होगा, आकृति रेखा के हिसाब से नहीं होगा। जैसे ऊपर रेखा है और दूसरे क्रम के बिंदु है, तो दूसरा क्रम नहीं होगा। बिंदु का क्रम दूसरा है या नहीं है, उसको हम दूसरा क्रम का मानेंगे, किसी दूसरे को नहीं मानेंगे।
इतना क्लियर हो गया बहन जी आपकी समझ में? क्या आया? 15वें नंबर का जो घर है, हाँ 15वें नंबर का जो घर है, हाँ उसमें जो दूसरे नंबर 15वें घर में जो दूसरे नंबर पे वायु तत्व का जो बिंदु है, उस बिंदु को देखेंगे अपन। मैंने दूसरा मान लो वायु तत्व का नहीं है तो वायु तत्व का नहीं है तो फिर जल तत्व का देखेंगे या पृथ्वी तत्व का देखेंगे। हाँ, तो दूसरा क्रम किधर से गिनेंगे? दूसरा क्रम मान लो कि पृथ्वी तत्व के अग्नि तत्व का बिंदु है और दूसरा बिंदु इसके है पृथ्वी तत्व की जगह, तो दूसरा बिंदु किसको मानेंगे? अगर वो पृथ्वी तत्व की जगह है तो चौथे नंबर पर आ जाएगा गुरुजी वो। क्या कहाँ चौथा नंबर आ जाएगा? मतलब जो 15वें घर में है, तो 15वें घर में अगर सेकंड नंबर के ऊपर कोई बिंदु है तो वो किस- वायु तत्व का हो गया आपका। तो वायु तत्व बिंदु है ही नहीं। वायु तत्व का नहीं है तो फिर वो जल तत्व में होगा या पृथ्वी तत्व में होगा? नहीं तो मैं तो बता रहा हूं ना, किसको मानोगे? अग्नि तत्व की जगह बिंदु है, पृथ्वी जगह बिंदु है, तो दूसरे क्रम का बिंदु किसको मानोगे आप? अग्नि में बिंदु है तो फिर पृथ्वी तत्व जगह बिंदु है, बीच में बिंदु नहीं है, तो दूसरे क्रम का किसको मानोगे? पृथ्वी को मानेंगे फिर, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे तो फिर पृथ्वी पे आएगा ना। हाँ, अभी आपकी समझ सही आया। हमेशा बिंदु से उसका क्रम कौन सा है, रेखा को हम क्रम नहीं मानेंगे। यह है समझे? और किसी कोई शंका? ठीक है बैठिए आप। तो उसको हम गति देते ऊपर जाते हैं। फिर वो बिंदु जहाँ जाकर रुका उसको हम सोपान पंक्ति में जाकर देखेंगे उस तत्व का। जैसे पृथ्वी तक के बिंदु को आपने गति दी थी, तो पृथ्वी तक के सोपान पंक्ति पृथ्वी तक की लाइन में देखेंगे। यदि वायु तत्व का है तो वायु तत्व की लाइन देखेंगे, जल तत्व का जल तत्व की लाइन देखेंगे, वो किस जगह पर बैठा हुआ है उसको हम लग्न मान करके चलेंगे। उसको लग्न मानने का कारण क्या है? वहां से हम कार्यभाव की आकृति ढूंढेंगे कि कार्यभाव की आकृति कहाँ पाते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे संतान के बारे में, संतान के बारे में कार्यभाव आकृति कौन सी आकृति आएगी? पांचवी आएगी, हम पांचवी गिनेंगे। तो पांचवी कैसे गिनेंगे? मान लो तीसरे क्रम के ऊपर है तो तीसरे क्रम को पहला मानेंगे, चौथे को दूसरा मानेंगे, पांचवें को छठा मानेंगे, छठे को सातवां मानेंगे, इस प्रकार से। और वापिस 8 के बाद वापिस पहले पे आ जाएंगे। और पहला जब पूरा हो जाए फिर उसके नीचे के रेखा का आएंगे। मैं इसको फिर से समझा दूं आपको। जैसे प्रत्येक दर्द चढ़ा, ये आपने माना था वायु तत्व का, और वायु तत्व का ऊपर चला, इसमें नहीं है, उधर के चला वायु तत्व का था, वहां से ऊपर तो उसमें नहीं है, उसमें वायु तत्व चला था, उसमें ऊपर चला तो उसमें वायु तत्व का बिंदु है, लेकिन 3 बिंदु है, उसको नहीं माना। फिर इसको माना हमने, इसमें 2 है, तो ये लग्न बन गया आपका। ये आपका लग्न बना। आया समझे? इतना नहीं आया? नहीं, जबरन सिर मत हिलाओ। ये वायु तत्व का बिंदु था, यहाँ वायु तत्व का बिंदु नहीं है, यहाँ वायु तत्व का बिंदु है, लेकिन ये 3 का है। लेकिन इसको वायु तत्व का इसको ऊपर चढ़ा है तो यहाँ वायु तत्व का बिंदु है, इसको और ऊपर चढ़ा यहाँ वायु तत्व का बिंदु है, इसमें भी 3 है, इसको अमान्य किया हमने, ये वायु तत्व का है, इसको हमने मान्य किया। अब ये क्या है? अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। वायु तत्व और पृथ्वी की मित्रता है, इसलिए ये लग्न मान लिया जाएगा। हाँ, इसको सोपान पंक्ति में हम देखेंगे। सोपान पंक्ति में ये वायु तत्व की जगह किस क्रम पर है? अब देखिए आपने सोपान पंक्ति में किस क्रम पे आ रहा है? ये 5वें नंबर पर आया, तो ये लग्न हो गया। सोपान पंक्ति में ये लग्न हो गया। अब आपका मान लो प्रश्न है संतान के बारे में, तो संतान के बारे में 5वां घर देखते हैं। तो यहाँ से 5वें घर की आकृति हम ढूंढेंगे कि 5वें घर में कहाँ से। तो 5वें घर का 1, छठे घर को 2 मानेंगे, 7वें घर को 3, 8वें घर को 4, और फिर पहला आ जाएगा। 8वें घर को, पहले घर को 5, दूसरे घर को 6, यह पहला घर 5। हमको संतान के बारे में, तो पहले घर की जो आकृति है ये संतान का प्रश्न हुआ। अब इस आकृति को, अब इसे पहले घर की आकृति में कौन सी है वायु तत्व में, वो इसमें देखेंगे। इसमें कहाँ पर? देखिए आप ढूंढे कहाँ पर है ये आकृति। सोपान पंक्ति के पहले घर की आकृति प्रश्न कुंडली में कौन सी जगह है? ये देखिए आप, नहीं है, मतलब उसको संतान प्राप्ति का योग भी नहीं है। सीधा सच्चा सा। हाँ, दूसरे घर में कहाँ से आई? ये रहा दूसरा घर, इसमें कहा है
पूरी कुंडली में ये आकृति इसमें है कि नहीं है? ये क्या है? कहाँ, ये ना, कौन से क्रम पे नीचे दो रेखा है, है? दो रेखा है। दूसरे लगने की आकृति ना, लगने की ना, हमने जो इसमें पांचवा घर ढूंढा था वो, इसमें सोपान पंक्ति में जो ढूंढा था पांचवा घर, वो आकृति पांचवा घर इसमें कुंडली में कहाँ है? सर यदि वो होती आकृति, हाँ, तो हम फल कथन करते, वो आकृति है ही नहीं, मतलब उसको संतान योग है ही नहीं। नहीं है, और मान लीजिए 5, 6 या 8 में होती तो कहीं भी होती वो आकृति उसमें है कि नहीं है, वो कहीं भी हो, वो उसके हिसाब से होगा। नहीं, यदि होती तो यदि होती तो संतान होती उसको। उनको फिर क्या वर्ष मानेंगे, माह मानेंगे, क्या मानेंगे? पहला प्रश्न है कि संतान योग है कि नहीं है, तो पहला प्रश्न ये हुआ कि संतान योग है, अब कब होगा वो गणित अलग है। अच्छा, तो अभी इसमें है ही नहीं। इसमें है नहीं, तो मतलब संतान प्राप्ति का भी योग नहीं है। ये है। खड़े होकर समझाइए, क्या समझे? वहीं से बोल के समझा दीजिए, जरा जोर से बोलिए, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, बहरा होना थोड़ा सा। 15वें नंबर से देखेंगे हम लोग आकृति। हाँ 15वें नंबर से आकृति देखेंगे। हाँ, उसमें बिंदु देखेंगे, दूसरा बिंदु किसका है? कौन सा बिंदु देखेंगे? दूसरे नंबर। हाँ, अच्छा ठीक है। और फिर ऊपर उसको मिलाते जाएंगे। हाँ, कैसे मिलाएंगे? कौन से तत्व का बिंदु है? हाँ, जैसे वायु तत्व का बिंदु था, तो ऊपर फिर हम लोग 13वें नंबर के उसमें आकृति में देखेंगे। हाँ। वो तत्व है, हाँ। उसका बिंदु है। हाँ। फिर अगर नहीं है तो और ऊपर देखते जाएंगे उसको। गलत। यदि 13 में नहीं तो हम 14 में देखेंगे पहले। 13वें में, अच्छा हाँ, 14वें में फिर उससे ऊपर देखेंगे। हाँ, 14 से फिर ऊपर जाएंगे, उतना सुधार लीजिए आप। उसके बाद 14वें में देखेंगे। हाँ, और 14 में भी नहीं हो तो उसके बाद उसके ऊपर की पंक्ति में देखेंगे। जब है ही नहीं तो ऊपर कर जाओगे कैसे? ये मतलब 13 में नहीं है, 14 में नहीं, फिर क्या होगा? 15वें को लग्न बना। 15 को ही लगना मान ये सही उत्तर है। चलो, अब इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए, बैठ जाइए। इतना समझ में आ गया आप? यदि 13वें 14 में भी वो आकृति नहीं है, वो बिंदु नहीं है, तो हम 15 को ही लग्न मान करके आगे बढ़ेंगे, उसी को लग्न मानेंगे, उसी को हम सोपान पंक्ति में ढूंढेंगे कि सोपान पंक्ति में लग्न कहाँ पर है, उस हिसाब से कार्यभाव की आकृति देखेंगे। अब सोपान पंक्ति में कार्यभाव की आकृति गणना करने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। मान लो सोपान पंक्ति में आपको इच्छा पूर्ति का लग्न कौन सा होता है? 11वां भाव। तो लग्न से 11 भाव कैसे ढूंढेंगे? मान लो आपका ये बिंदु 5वें घर में है, तो 5वां घर 1 कहलाएगा, 6वां घर 2, 7वां घर 3, 8वां घर 4, फिर 1 आ जाएगा, तो पहला घर 9, दूसरा घर 10 और तीसरा घर 11। ये आकृति फिर इसे ढूंढ लिया तो आपका इच्छा पूर्ति का प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार से इसको गणना करते हैं। लग्न भाव से कार्यभाव की आकृति गणना करने का तरीका पूरा समझ में आ गया? रुद्र आपके समझ में आया? जी सर। क्या समझ में आया? बहुत ज्यादा खड़े बोलो। कैसे गिनेंगे 11 घर? सर इसको जब हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हम लोग वायु तत्व में ले रहे हैं, हाँ। तो सोपान पंक्ति का जो वायु की लाइन है, हाँ। उसके अंदर उसको देखेंगे कि वो कहाँ पर है। हाँ। फिर जैसे कि मान लें कि हम तीसरे भाव में आए, हाँ। तीसरे नंबर पर वो आया, हाँ। तो 3 से गिनेंगे तो 6 तक जाने में 6 तो वो हो गए। हाँ। फिर पहले वाले को 7 मानेंगे, हाँ। फिर उसके दूसरे को 8, हाँ। तीसरे को 9, फिर तीसरे का वहाँ तो गिन चुके हैं, उसके नीचे आएंगे फिर। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, या उसके ऊपर जाएंगे, जी क्या फिर आएगा वो। ठीक है। तो वहां से जो 8 हो गया, उसके बाद 9वां घर नीचे का आएगा, वायु के बाद में जल तत्व। हाँ, उसको वहां से फिर 1 2 3 4 गिनेंगे, तो वहां का जो तीसरे क्रम का आएगा वो 9वां होगा, चौथे क्रम का 10वां होगा और 5वें क्रम का 11वां होगा। तो ये होगा। फिर उस आकृति को, वो वायु जल तत्व की आकृति को फिर हम इसमें ढूंढेंगे कि वो जल तत्व की आकृति वो कहाँ पर है, उस हिसाब से उसका फल कथन होगा। इतना समझ में आया श्रीमान जी? आपकी समझ में? ये शंकाएं आपको बहुत ज्यादा है।
आगे आप समझे। गुरुजी एक बार फिर से हाँ जी, क्या ये जो इच्छा पूर्ति के लिए आपने बताया, रुद्र बताइए जरा, बोलिए फिर से। रुद्र बोल रहा है, समझिए हम बोल लीजिए। नहीं तो ऐसे बोल गए तो बताइए पहले। देखिए, और जैसे कि हम लोग वायु नहीं, उनकी तरह मुंह मत करिए आप जनरल बोलिए, आप तो सबके सामने आ जाएगा। वायु तत्व की जो हमने फिर मैंने कहा उनकी तरह मत देखिए आप। हमने जो वायु तत्व की आकृति ली है उसको पहले हम सोपान पंक्ति में देखेंगे। हाँ। अब सोपान पंक्ति में हम वायु की लाइन इसलिए लेंगे क्योंकि जो बिंदु है हमें वो वायु तत्व की लाइन में मिला है। हाँ। इसलिए हम वायु तत्व में ही लेंगे, चारों की में किसी में जाना तो वायु तत्व में। हाँ ठीक है। अब वायु तत्व में वो हमें कहाँ पर मिला है? हाँ जी। तो अब मालूम पड़े कि वायु तत्व में हमें जैसे कि वो 5 में मिला है। हाँ। ठीक, अब हम उसको यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन से भाव में है। हाँ। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए 11वें नंबर पर यहाँ पर आया। हाँ। तो वायु तत्व में हमने 5वां लिया, तो 5 से हम फिर 11 गिनेंगे। हाँ। तो उसके बाद क्या होगा? वायु नहीं तो कैसे गिनेंगे, वही तो है फिर 5 आएगा। हाँ। फिर प्रत्येक उसमें 8-8 बिंदु है। हाँ। 8-8 पॉइंट है। अब 5 से 5 से 6, 7, 8 हाँ। तो ये हो गए। हाँ। फिर 8वें के बाद जब पहला वाला आएगा तो हाँ। पहले वाले को हम नवा मान लेंगे। हाँ। कौन सा? जल तत्व। हाँ, जल। उसके बाद में हाँ। उसके बाद दूसरा जो नंबर का है उसको हम 10वां मानेंगे। हाँ। फिर तीसरे को 11 मानेंगे। इस तरीके से हम आगे आगे इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है बहन जी, समझ में आया आपके? तो अब ये जल तत्व में जैसे 11वें के ऊपर में अपना ये बहन जी आपने अभी विद्वान मत मानिए, उनको शंका होगी तो मेरे से पूछ लेंगे। नहीं सर, गुरुजी मेरी ना बताइए आप, मैंने एक बार मना कर दिया। उनको शंका है, मेरे से पूछने दीजिए। मान लो आपने गलत समझा तो आप उनको गलत बता देंगे। आपने गलत समझा सही समझा, मेरे क्या मालूम। जिसको पूछना है शंका है मेरे से पूछिए, आपने पास वाले से मत पूछिए। मान लो उसने गलत समझा तो आपको गलत बता देगा, सारी जिंदगी आप गलत चलते रहोगे। मैं नहीं कहता कि सही नहीं बता सकता है, लेकिन सपोज कर लो यदि उन्होंने गलत समझा है तो आपको गलत समझाएगा। एक कक्षा में 27 विद्यार्थी है, पीएचडी सिर्फ एक ही करता है या 2 करते हैं, तो उनका ज्ञान ज्यादा फैलेगा कि जो कम तृतीय श्रेणी में पास है उनका ज्यादा फैलेगा। तृतीय श्रेणी वाले ज्यादा लोग हैं तो गलत ज्यादा फैलाएंगे। हाँ, और वो तो बेचारे 2 ही हैं, 2 कितने आदमी फैलाएंगे? 4 को, 5 को, 6 को, और वो तो 17 को फैलाएंगे। इस प्रकार कभी भी जो भी शंका हो हमेशा जो विद्वान है उससे पूछिए, बाकी किसी से मत पूछिए, वो आपको गलत दे देगा। क्या इसका बैठिए, आप बैठ जाइए। इसका एक उदाहरण दूं, यानी बेहुदा उदाहरण है, यानी शायद आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। एक व्यक्ति मेरे घर मेहमान बन करके आया, 2 दिन ठहरा। अब ये सबसे बूढ़े आदमी ने मेरे पूछा कि यार हमने सुना कि आपके घर वो मेहमान आते, मैंने आया था, उसका स्वागत कैसे किया? हम तो थे उर्दूदा, हमने उर्दू में बता दिया, यार के खातिर खाना खिलाया, अपने ही 10 टका, पानी मांगा तो पेशाब कर दिया। अब इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? इसका अर्थ क्या निकालोगे? सर वो पेश आप है, पानी प्रस्तुत करना। ये उस भाषा के शब्दों का उस भाषा में अर्थ करोगे तो सही होगा। 10 का अर्थ यदि आप हिंदी में करोगे तो उसका टट्टी 10 मल त्याग हो जाता है, और पेशाब का मतलब मूत्र त्याग हो जाता है। वास्तव में उस भाषा में दस्त कहते हैं हाथ को और आप कहते हैं पानी को। तो उसका कहने का मतलब था कि यार के खातिर खाना खिलाया, अपने तक मैंने खुद खाना बना के खिलाया, बाजार से मंगा के किसी बनवा के नहीं खिलाया। आप कहते हैं पानी को पेश करना, इस प्रकार से जो हम देते हैं वो पेश करना होता है, इस प्रकार देते हैं वो देना होता है। तो पेश करना ये अदब है, तहजीब है, एक प्रकार की सभ्यता है। आप किसी को कोई दूध ऐसा दीजिए वो पेश करना हो जाता है, और ऐसा दोगे तो देना कहा जाता है, जैसे किसी भिखारी को अपन देते हैं ऐसा जाता है। तो ये जिस भाषा का शब्द है उस भाषा में यदि उसका आप अर्थ समझेंगे तो हो जाएगा। हमारे यहाँ संस्कृत शब्द कैसा है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हवन के बाद में गो हत्या करते थे। गो हत्या का करते का अर्थ क्या होता है? गो यानी गाय शब्द नहीं होता, गो का अर्थ कुछ अलग होता है। उसकी हत्या करना का अर्थ कार्य उसकी हत्या कर देना नहीं होता। हत्या करना मतलब उसको ओवर राइट करना, उसको छोड़ना, वो हत्या कहलाता है। तो इस प्रकार से हर शब्द का अलग अलग अर्थ, अलग अलग उससे समझोगे तो ठीक होगा, नहीं गलत हो जाएगा। जिस भाषा का है उस भाषा में, जैसे अवधि में तुलसीदास ने कहा था ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न का अधिकारी पीटना हो गया। मेरे पास, मैं जब पुलिस में था तो मेरे पास आए थे रेफरेंस के लिए, उसके अलावा मुकदमा चलाने के लिए। मैंने कहा ठीक है तुम ताड़न करते पीटने लगाते हो, मैं तुम्हारी पत्नी तरफ से मुकदमा फ्री में लड़ता हूँ कि मेरे अधिकार के इन्होंने लेके अभी तक पीटा ही नहीं मेरे को, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वो भैया जी ठंडे पड़ गए।
तो क्योंकि ताड़न शब्द जो है अवधि भाषा का है, कि पूरी रामायण अवधि में लिखी हुई है, तो ताड़न शब्द का अर्थ यदि अवधि में निकालेंगे तो अलग होगा। ताड़न शब्द का मतलब है हमने जो पहली दी है उसका अर्थ क्या है, ये ताड़ा होता है। पहली दिया अच्छा ताड़ो, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, एक था लोटा भरा, रत्न भरा, 4 दिशा घूमे फिर भी एक भी मोती नहीं गिरा, क्या होता है? इसका अर्थ निकाला गया आसमान के तारे, तो ये हो गया ताड़न। तो जिस भाषा के शब्द उस भाषा में यदि आप उसका अर्थ समझोगे तो समझ में आगे नहीं आएगा। अब छोटा से एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ महामृत्युंजय जप है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका उर्दू में ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का प्रभाव एक है, दोनों का जप का तरीका तक है, दोनों बीमारी दूर करने का तरीका एक है। या प्रार्थना लीजिए, उनकी प्रार्थना में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल मुस्तकीम। इसका अर्थ है खुदा तूने हमको पैदा किया, तू हमको पालेगा, आखिर तू हमारा न्याय करेगा। यही तो हमारे हिंदुओं में है कि ब्रह्मा हमको पालने वाला, पैदा करने वाला, विष्णु हमको पालने वाला, शंकर भगवान हमारी मृत्यु के जजमेंट करेंगे, मृत्यु करेंगे। यही इसमें सिर्फ शब्दों का अंतर है। तो इसमें कहाँ आ गया? पूरी कुरान मैंने पढ़ डाली है, कहीं भी हिंदू धर्म का यानी उल्लंघन का उपयोग नहीं है, हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं है। सिर्फ ये है कि तरीके अलग अलग हैं। 3 तलाक, मांस भक्षण, गौ भक्षण, ये सब गलत है। तो ये अर्थ का अनर्थ कर रहे मेरे जैसा का ना मन जैसे का जो अकल बके दुश्मन होते हैं वो अर्थ का अर्थ निकालते हैं, वो उसको प्रचार ज़्यादा करते हैं। तो ये समझो कि जो हमको बता रहा है वो किस स्तर का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उसको समझा हुआ है, नहीं समझा हुआ है, ठीक है। एक हमारे मंत्र है ओम ह्रीम परब्रह्मणे नमः, उसको इक्विलिटी या कदे लतीफ। अब यार कदे लतीफ क्या होता है? कुछ नहीं होता। महामृत्यु जी का जो मैं बता रहा हूँ, हमारे इसमें जलाशय के किनारे जल सामने रख के जप करते, उसमें जलाशय किनारे और जल सामने रख करते, वो भी मृत्यु टालने के लिए, ये भी मृत्यु टालने के लिए। तो कहाँ का अंतर आ गया? नहीं अंतर आया। सवाल ये है कि हम उस भाषा को समझें जो हमारे पुरखे यानी हिंदू शास्त्रों में यही है, उसका भी अर्थ का अर्थ निकालते हैं। तो हम जिस भाषा का है उस भाषा को समझे, उस भाषा में उसका अर्थ निकालते, उसको बिल्कुल सही निकलेगा। अब अभी जो मैंने बताया फल कथन में तरीका बता दिया। सोपान पंक्ति का उपयोग होता है, लग्न कैसे मालूम करते हैं, और लग्न भाव से सोपान पंक्ति द्वारा कार्य भाव की आकृति कैसे मालूम करते हैं, और कृष्ण भाव से आकृति कैसे करते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ, आगे बताऊँ उसको। अब सोपान पंक्ति आपदा पंक्ति से बनती है। अब आपदा पंक्ति से समय निकालने का हम कैसे ज्ञान करेंगे? तो पहले आपदा पंक्ति की आकृतियां बना दीजिए 1 से 16 तक, उसके नीचे 1 से 16 तक अंक लिख दीजिए, उसके नीचे दूसरे क्रम का आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो पहले क्रम पे आ जाएगा 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 16 की जगह आ जाएगा 1, है ना। फिर तीसरे क्रम पे 2 जोड़ दीजिए। भाईजान मेरे से पूछिए ना, नहीं डिस्टर्ब करिए, न तो आप समझ रहे हो ना उसको समझ दे रहे। फिर मैं भूल गया क्या बता रहा था, नंबर। हाँ, तो पहले सोपान पंक्ति पूरी लिख दीजिए, सोपान पंक्ति के नीचे उनके क्रम लिख दिए 1, 2, 3, 4, 16। फिर दूसरे क्रम का को आएगा तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, और आखिरी में 16 की जगह फिर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे क्रम उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 4, तो दूसरे 4 से शुरुआत करिए, वो आखिर तक आ जाएगा। इस प्रकार 16 तक जोड़ दीजिए, सबसे आखिरी में 256 आ जाएगा। ये उनके क्रम हो गए, और ये इनकी अवधि निकालने का तरीका हो गया। वो तरीका अवधि कैसे मानना, उसको वर्ष मानना, महीना मानना कि दिन मानना, ये अलग तरीका है, वो मैं कल के पाठ में बताऊंगा। आज का शायद टाइम पूरा हो गया, नहीं हुआ। शंका समाधान, उसके बाद रुद्राप। लास्ट में जो अभी आपने टाइमिंग वाला बताया ना, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, सर समय वाला समझ में नहीं चलिए एक बार एक क्रम से। हाँ, क्या समय वाला जो आपने बताया अभी तो मैंने पंक्ति वाला, हाँ, खाली आकृति बनाना सिखाया, उसको क्या मानना वो सिखाना बाकी है अभी। उसको वर्ष मानना, महीना मानना कि दिन मानना,
वो बताना बाकी है अभी। हाँ, और आगे नहीं मतलब उसका वो जो कैलकुलेशन आपने बताया ना 2 जोड़ना 4 जोड़ना वही चीज थोड़ी सी क्लियर हुई। अच्छा, फिर से देखिए आप, सबसे पहले सोपान पंक्ति लिख ली। जी सोपान पंक्ति के नीचे ये लिखिए उसको। उसके बाद में दूसरे क्रम के ऊपर 1 जोड़ दीजिए, तीसरे क्रम के ऊपर 2 जोड़ दीजिए, चौथे क्रम के ऊपर 3 जोड़ दीजिए, पांचवें क्रम के ऊपर 4 जोड़ दीजिए और इस प्रकार आकृति बनाते चले जाइए। तो ये पूरी चार्ट बन जाएगी। अब इसका उपयोग कैसे करना, जो अंक लिखे गए उनको वर्ष माने, महीना माने कि दिन माने, ये मेरे को बताना बाकी है अभी। अभी तो बनाना सीख लीजिए इसको कैसे बनाते हैं। ये हो गया उपयोग। और कोई शंका किसी को? क्या तो खाली सिर हिला रही हो? वही था बहन जी, आपका नंबर 1 पे बैठी हो, आपकी कोई शंका? आपदा पंक्ति जो बताई थी ना आपने, हाँ। पूछना था कि कैसे सोपान पंक्ति में फिर क्या क्या जोड़ेंगे? नहीं, आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपदा पंक्ति आपने बनाना बताया ना, हाँ, तो उसमें आप सबसे पहले बोले सोपान पंक्ति लिखेंगे, फिर उसके सोपान पंक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अंक लिखने की बात कर रहा हूँ। अंक जो उसके हाँ, तो सोपान पंक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है। सोपान पंक्ति का उपयोग है कार्य लगने भाव से कार्यभाव की आकृति मालूम करने का, वो सोपान पंक्ति का उपयोग है। ये अंक का उपयोग किस प्रकार से किस कार्य के लिए को बताना मेरे को बाकी है अभी। खाली मैं तो लिखने का तरीका और चार्ट बनाने का तरीका बताया आपको कि चार्ट इस प्रकार से बनाया जाएगा और उसको आप देख रखिए। उस फिर अंक को वर्ष मानना, महीना मानना कि दिन मानना, ये बताना बाकी है अभी मेरे को। एक रमलज्ञ को, ज्योतिषाचार्य को शकुन पंक्ति का भी थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, इस वक्त क्या शकुन मिल रहा है। शरीराकृति का भी, शरीर की आकृतियों का ध्यान होना चाहिए। जैसे किसको मैंने बताया था कि आपको संगीत में रुचि है क्या, आपको ये खाली शरीर की आकृति देख के बताया था। एक मैंने और आपको बताया था, जिसका पैर का अंगूठा पास की उंगली से बड़ा हो और बदशकल हो, उसको पुत्र संतान का दुख होता है हमेशा। या तो एक्सीडेंट होते रहेंगे या तो पुत्र संतान पैदा ही नहीं होगा तो साला तामसी वृत्ति होगा, लड़ाई झगड़े, हमेशा देव चाकू लेकर खड़ा है, या बीमार रहेगा, वो आपका दुखदायक होगा हमेशा। और यदि उसकी कुंडली देखोगे, जन्म कुंडली, तो 5वां भाव में राहु होगा, या राहु की राशि होगी, या राहु का नक्षत्र होगा। ये आप मिलान कर देख लीजिए, ये बराबर भाई का मिलेगा।